हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना। अलग अलग मेथड्स हमने डिस्कस किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के। आज एक नया मेथड डिस्कस करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का, वो है एनर्जी मेथड। इसके अंदर मैं आपको पहले बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता। कितनी एनर्जी आपके अंदर है, कितने आप काम कर सकते हैं, काम करने की क्षमता कितनी है। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी of a body to do work due to its motion। ये होती काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन। क्या, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्या चीज होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई कील है, नेल है, ठीक है, और ये कोई रोड है। इस रोड पे हम लगा रहे हैं फोर्स F, जिसकी वजह से इसका मोशन हो रहा है और ये नेल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, नेल के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो नेल क्या होगी, इसके अंदर, इस वुड के अंदर, वुड है, ठीक है, इस वुड के अंदर पेनिट्रेट करेगी। ये हमारी रोड है और ये क्या है, नेल है। ठीक है, तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इस रोड के अंदर, ठीक है, जो इस रोड के अंदर मोशन हो रहा है और उस मोशन की वजह से जो ये रोड या ये बॉडी कह लीजिए जो वर्क कर रही है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। वो एबिलिटी जो होती है वर्क करने की, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मान लीजिए अगर कोई बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रेस्ट कर रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। ठीक है, उस पे हम कोई फोर्स लगाते हैं F टाइम t के लिए, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है s और वो एक्वायर करती है वेलोसिटी v। ठीक है, यानी क्या होगा, कोई बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, वो इनिशियली रेस्ट में है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, उस पे हम कोई फोर्स लगाते हैं F टाइम t के लिए, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है s, तो वो एक्वायर करेगी वेलोसिटी v। क्या डायग्राम बनता है, कोई बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, इनिशियली रेस्ट में है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है, टाइम t के लिए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके अंदर s डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये एक्वायर कर रही है वेलोसिटी v। ठीक है, वेलोसिटी v एक्वायर कर रही है। तो अब इसके लिए हम देखते हैं क्या होगा, जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ma इनटू s। ठीक है, अब बात करें हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2as और as बराबर क्या हो जाएगा हाफ v स्क्वायर। अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है, तो क्या होगा, as की जगह में हाफ v स्क्वायर रख दूं, वर्क डन क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन क्या आ जाएगा आपका, अगर इस as की जगह मैं हाफ v स्क्वायर रख दूं तो क्या हो जाएगा m इंटू हाफ v स्क्वायर, यानी कि हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा हमारा वर्क डन का। ठीक है, और यही जो वर्क डन हो रहा है यही होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला, ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या मिला, अगर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी जिसका मास है m,
और उसके पास वेलोसिटी है v, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। ये एक फाइनल पॉइंट बनता है इस डेरिवेशन से। इफ एनी बॉडी हैव मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, then it got kinetic energy। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी बॉडी जिसके पास मास है और वेलोसिटी है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। ठीक है, किसी भी बॉडी के पास मास है और उसके पास वेलोसिटी है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। अब बात करें, ये तो सिंपली एक बॉडी मूव कर रही थी। अगर ये बॉडी या ये ऑब्जेक्ट अगर सिंपली रोटेट करता, मान लीजिए इस तरीके से रोटेट कर रहा है, यूं घूम रहा है, ठीक है, तो क्या इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी? तो जवाब होगा हाँ, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, लेकिन वो क्या होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसमें से आई होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें? इससे हमको दो पॉइंट मिलते हैं, दो मेन पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है। कभी भी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो तो ये दोनों पॉइंट, दोनों मेन पॉइंट्स हैं, ध्यान रखें इनका। अगर किसी बॉडी के पास मास है और वेलोसिटी है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट सिंपली रोटेट भी कर रहा है तो भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इधर आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा होगी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है द एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर कोई बॉडी है, उसका मास है m। अगर ये बॉडी इस सिस्टम के अंदर अकेली है तो इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से कभी कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं करता। हमको उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवाने के लिए सिस्टम के अंदर एक और ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हम एक और ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं अर्थ। तो अर्थ जब अपना ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो इस मास के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, जब ये अर्थ नहीं थी तो इस मास के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। ठीक है, तो यानी कि हमको पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का होना जरूरी ही है, या इलेक्ट्रिकल फोर्स का होना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का होना जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, हमको दो पॉइंट मिलते हैं। एन ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ कांट हैव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर किसी सिस्टम में अकेला है तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और हमको उस सिस्टम के अंदर एक और ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा जो इस ऑब्जेक्ट में क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करवा सके। ठीक है, तो हम इस सिस्टम के अंदर अर्थ को जोड़ते हैं। अर्थ जब ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता तो मास ये बॉडी जिसका मास है ये पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है।
ठीक है। तो क्या हो गया, पोटेंशियल, एक तो ये हुआ ऑब्जेक्ट कभी खुद से कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं करता, ठीक है। एक पॉइंट हुआ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं बॉल का। अगर मैं कोई बॉल आसमान में फेंकता हूं तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली बॉल रेस्ट में मेरे हाथ में, मैं फोर्स लगाता हूं उस पर, उस बॉल को आसमान की तरफ फेंकता हूं, ठीक है। तो उस बॉल के पास मास है m, वो वेलोसिटी एक्वायर करती है v। तो यानी कि जब मैं उस बॉल को फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ तो क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर रही है बॉल और ऊपर जा रही है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगी, लूज कर देगी। पूरी एनर्जी जब उसकी खत्म हो गई, ठीक है, पूरी एनर्जी ऊपर खत्म हो गई उसकी, उस पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगी। अब वहां अगर हमारे पास अर्थ अगर उस टाइम मौजूद है, अगर अर्थ मौजूद है तो अर्थ क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगी अपना, जिस वजह से उसी पॉइंट पे जहां उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई, उसी पॉइंट पे उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और उस पोटेंशियल एनर्जी की मदद से वो बॉल वापस नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। तो क्या हुआ, पहले काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल में, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की मदद से वापस वो बॉल नीचे आएगी। अगर यही बॉल अगर मैं मान लेता बिना अर्थ के फेंकता तो वो बॉल ऊपर ही रह जाती, वापस नीचे नहीं आती वो बॉल, क्योंकि अर्थ नहीं होती तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता तो उस मास के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी जनरेट नहीं होती या स्टोर नहीं होती, और उस पोटेंशियल एनर्जी अगर स्टोर नहीं होती तो मास नीचे ही नहीं आ पाता, यानी कि वो बॉल नीचे ही नहीं आ पाती। ठीक है। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर खुद से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, हमको सिस्टम के अंदर एक और ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ता है, यानी कि अर्थ, जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करवा सके। अब पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है। अगर हम चार्जेस की फॉर्म में बात करें, जैसे कि अगर बात करूं ये कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज इस सिस्टम के अंदर अकेला है, ये सिस्टम के अंदर अकेला है, ये नेगेटिव चार्ज अगर, ठीक है, तो इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्जेस के ऑब्जेक्ट जोड़ दूं तो अब क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करवाएंगे और इस एनर्जी की मदद से ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आ पाएगा। ठीक है। तो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाइट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है। डिपेंड्स ऑन। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये एक रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन पे कोई मास, ठीक है, एक मास है m, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इस मास को मैं हाइट h तक डिस्प्लेस कर रहा हूं। ठीक है। ये हाइट h हो गई, हाइट h तक इस मास को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं। ठीक है। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इस मास को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। ठीक है। तो क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। मास को ये जो मास है ये मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि जो g होगा पॉजिटिव होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। मास ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है। ठीक है। अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फेंक रहे हैं उस मास को, डिस्प्लेस उस मास को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है। तो ये g होगा ये पॉजिटिव होगा, तो फोर्स हो गया mg, वर्क डन क्या हो जाएगा, mg इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है h। ठीक है। तो जो हमारा वर्क डन जो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh। ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं
हम बोल सकते हैं अगर किसी बॉडी के पास मास है, ठीक है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और वो अपने रेफरेंस पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। हमको इस पूरी चीज से एक फाइनल पॉइंट क्या मिलता है? इफ द बॉडी हैव mass and gravitational force acting on it, and the mass is displaced from its reference position, then the object will have potential energy। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है और वो डिस्प्लेस हो रहा है अपने रेफरेंस पोजीशन से, तो इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उस पर और वो अपनी रेफरेंस पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी की बात। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी की। स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो क्या स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? द एबिलिटी of a body to do work due to its deformation। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी के लिए। मान लीजिए कोई सॉलिड है, हमको मालूम है कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं। सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर हमको किसी सॉलिड को डिफॉर्म करना है तो उसके ऊपर कोई वर्क करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन जो होगा वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो अगर हमको सॉलिड को डिफॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको सॉलिड के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब सॉलिड डिफॉर्म होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रीअरेंज होंगे, और रीअरेंज जब वो होंगे तो एक एनर्जी स्टोर करेंगे। रीअरेंज होते वक्त जो मॉलिक्यूल्स है वो एक एनर्जी स्टोर करेंगे रीअरेंज होने के बाद, तो वो एनर्जी जो होगी वो होगी स्ट्रेन एनर्जी। वो एनर्जी क्या होगी? स्ट्रेन एनर्जी। जब हम सॉलिड के ऊपर वर्क करते हैं तो सॉलिड डिफॉर्म होगा और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होंगे, और रीअरेंज होने की वजह से वो एक एनर्जी स्टोर करेंगे जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी जो होगी हमारी वो होगी स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी किस वजह से डेवलप होती है? डिफॉर्मेशन की वजह से। किसी भी सॉलिड के अंदर अगर डिफॉर्मेशन होता तो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगी हमारी, और वो डिफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होना चाहिए, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, टेम्पररी डिफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम डेरिवेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कोई क्लासिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है। हम बात करते हैं क्लासिकल स्प्रिंग मास सिस्टम की, जिसमें स्प्रिंग स्टिफनेस K है, मास m है बॉडी का। इसको हम डिस्प्लेस करते हैं डिस्टेंस x तक। ठीक है, इसके अंदर x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर इस सिस्टम के अंदर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से या किसी भी अदर कॉजेस की वजह से एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है सिस्टम के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी क्या बोलते हैं एक्सटर्नल मूवमेंट या एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर,
तो क्या होगी, टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, कांस्टेंट होगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल मूवमेंट इस सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा तो टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अब एनर्जी कौन कौन सी है इस सिस्टम के अंदर, एट मूवमेंट पे कौन कौन सी एनर्जी है इस सिस्टम के अंदर, वो देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी के पास मास है, ठीक है, मास है और वेलोसिटी है, तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। सेकंड, बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी, बॉडी के पास मास है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, और क्या हो रहा है, ये अपनी रेफरेंस पोजीशन से डिस्प्लेस भी हो रहा है, तो इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, थर्ड, इस सिस्टम के अंदर स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर क्या हो रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने की वजह से इसके जो स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स हैं वो रीअरेंज होंगे, और रीअरेंज होने के टाइम क्या करेंगे, वो स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करेंगे। तीसरी एनर्जी कौन सी होगी अपने पास, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो तीन एनर्जी एट मोमेंट पे प्रेजेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मास m है बॉडी का, वेलोसिटी है बॉडी के पास, तो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि बॉडी के पास मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो अपने रेफरेंस पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्योंकि स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये तीन एनर्जी हमारे पास होंगी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m, वेलोसिटी क्या है, x डॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। फर्स्ट क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, mg into h। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये मास क्या हो रहा है, नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो एनर्जी इसकी लूज हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी लूज हो रही है, इसलिए आएगा नेगेटिव साइन m g, और h पहले क्या था, h क्या था, डिस्प्लेसमेंट था रेफरेंस पोजीशन से। इसमें रेफरेंस पोजीशन क्या है, ये वाली जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, ये जो पोजीशन है क्या है, रेफरेंस पोजीशन है। तो रेफरेंस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस mgx। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना लॉस हो रहा है। ये मास यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है, तो कोई ना कोई लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तो वो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी की। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन की वजह से जो वर्क करती है बॉडी, जो वर्क होता है बॉडी के अंदर, वो होती है स्ट्रेन एनर्जी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब क्या है, स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन हुआ तो स्प्रिंग फोर्स मालूम होना चाहिए हमको। तो सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, जब इसके अंदर डिफॉर्मेशन हुआ तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, मैंने बताया था आपको स्प्रिंग फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता, स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता, स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग। ठीक है, स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग। तो स्टिफनेस क्या हो गया, k, डिफ्लेक्शन कितना होगा, जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन है वो तो रहेगा डेल st प्लस ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा x। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, k, स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, k इनटू डेल st प्लस x। अब अगर हम बात करें एवरेज स्प्रिंग फोर्स की, एवरेज स्प्रिंग फोर्स की, तो क्या हो जाएगा, k इंटू डेल एस टी प्लस एक्स बाय टू। ठीक है, अगर एवरेज की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x बाय टू। एवरेज अगर हम देंगे तो क्या हो गया, k इंटू डेल एस टी प्लस एक्स बाय टू। एवरेज स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, k इंटू डेल एस टी प्लस एक्स बाय टू। ठीक, तो अब स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया भाई, एवरेज स्प्रिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्प्रिंग फोर्स क्या निकाला, k इंटू डेल एस टी प्लस एक्स बाय टू इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x, यानी कि स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, x। ठीक है, अब क्या होता है, टोटल एनर्जी हमारे सिस्टम की क्या है,
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, हमको मालूम है टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्ट्रेन एनर्जी बराबर क्या होगी, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस एम जी एक्स प्लस स्ट्रेन एनर्जी क्या है, के इंटू डेल एस टी प्लस एक्स बाय 2 इंटू एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको खोल दूं यानी कि बराबर कांस्टेंट, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस एम जी एक्स प्लस के डेल एस टी इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, बराबर कांस्टेंट। ठीक, हमको मालूम है अगर मास इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहा है, एम जी और के डेल एस टी। डेल एस टी क्या है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो एम और ये दोनों फोर्स क्या है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मास ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, एम जी बराबर के डेल एस टी। अगर मैं दोनों तरफ एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो एम जी एक्स बराबर के डेल एस टी इंटू एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस एम जी एक्स और प्लस के डेल एस टी एक्स, ये दोनों बराबर है इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं। अगर मैं तो देखिए इक्वेशन 2 में ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये जो इक्वेशन 1 है ये क्या बन जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर कांस्टेंट। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लूं और इस इक्वेशन 3 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंगल डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ एम कांस्टेंट है एक्स डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डॉट और x डॉट का ऑपोजिट डिफरेंशिएशन क्या होगा, x डबल डॉट प्लस हाफ के कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन x डॉट बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब देखिए हाफ अगर मैं ये काट दूं 2 से 2 कट जाएगा, इधर भी 2 से 2 कट जाएगा। x डॉट को अगर मैं कॉमन ले लूं तो m x डबल डॉट प्लस के x बराबर 0। ठीक है, m x डबल डॉट प्लस के x बराबर 0, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी m x डबल डॉट प्लस के x बराबर 0। ये क्या है, ये कौन सी इक्वेशन है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है ये स्प्रिंग मास सिस्टम की, जो कि हमने एनर्जी मेथड से प्रूव करी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन प्रूव कर दी। तो हमने क्या किया, पहले सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जीज प्रेजेंट है एक मोमेंट पे वो पता करी, कौन कौन सी एनर्जी इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट थी, टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखा और उसको एक बार डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, तो जो हमको जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन मिली वो ये वाली थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जैसे न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे इस टॉपिक के, अगर न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें भी यही करना है हमको, न्यूमेरिकल देखना, डायग्राम देखना है, डायग्राम में हमको पता लगाना है कि कितनी एनर्जी एक मोमेंट पे प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, उन टोटल एनर्जीज का सम लेके उसको कांस्टेंट के इक्वल रख के डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, थैंक यू।